Honorable Minister for Defence Rajnath Singh Ji to deliver the keynote address on day 2. डायस पर मौजूद श्री M.K. आनंद, CEO एंड MD टाइम्स नेटवर्क, सुश्री नाविका कुमार, ग्रुप एडिटर, श्री मेहर भट्ट, एडिटर टाइम्स नेटवर्क, और यहां मौजूद सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, आई विल डिलीवर माई स्पीच इन हिंदी। इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के सेशन में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं अपनी तरफ से आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं जानता हूं कि इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव डिफरेंट सेक्टर्स के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है, जिसमें लोग आकर अपने व्यूज को शेयर करते हैं तथा इंडिया के इकोनॉमिक एस्पिरेशंस और एक्शंस पर चर्चा भी करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी आयोजकों ने इस सेशन में जो थीम रखी है, वह थीम भी मैं समझता हूं बहुत ही अट्रैक्टिव है। इंडिया द इमर्जिंग थर्ड सुपर पावर। मैं अपनी बात सबसे पहले इस थीम से शुरू करना चाहूंगा जिसकी अभी मैंने आपसे बात की है। साथियों, भारत की इकॉनमी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, इससे आप सभी अच्छी तरह अवगत हैं। मॉर्गन स्टैनले का नाम आप सब जानते ही हैं। मैं समझता हूं उसके पहले भी चर्चा हुई ही होगी। मॉर्गन स्टैनले ने 2013 में एक फ्रेज कॉइन किया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज। फ्रेजाइल का मतलब आप जानते ही हैं कि जल्दी टूट जाने वाली अर्थव्यवस्था, जल्दी बिखर जाने वाली व्यवस्था। दुनिया की ऐसी इकोनॉमीज जो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, उनके लिए यह टर्म मॉर्गन स्टैनले ने यूज किया था, और उनमें एक नाम हमारे देश भारत का भी था। आज 10 साल बाद वही मॉर्गन स्टैनले अपनी रिपोर्ट में यह कहता है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। इसलिए यह थीम तो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है कि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में जल्दी ही जीडीपी के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों से अपने मन की बात कहूं कि मैं इस थीम के लिए गए वर्ड्स, न तो थर्ड पोजीशन को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं और न ही इमर्जिंग सुपर पावर को लेकर बहुत उत्साहित हूं। आज के इमीडिएट पर्सपेक्टिव में तो ये दोनों ही वर्ड्स भारत के लिए सही हो सकते हैं, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो मैं समझता हूं कि भारत एक इमर्जिंग नहीं बल्कि एक रिसर्जेंट सुपर पावर है। हम वापस अपने राइटफुल प्लेस को रिगेन कर रहे हैं। हम दुनिया के इकोनॉमिक नक्शे पर वापस अपना स्थान पाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, यह कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब भारत दुनिया के नक्शे पर एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में जाना जाता था, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 17वीं सेंचुरी तक आते आते दुनिया की जीडीपी में 1/4 से अधिक हिस्सा भारत का हुआ करता था। यह देश इतना आत्मनिर्भर था, जहां प्रोडक्शन इतने बड़े पैमाने पर हुआ करता था कि हम अपनी बाहरी देशों की भी जरूरतों को पूरा किया करते थे। क्योंकि उस समय अधिकांश ट्रेड गोल्ड के माध्यम से हुआ करता था, इसलिए कह सकते हैं कि गोल्ड माइनिंग चाहे जहां भी हो, गोल्ड कॉइन जारी जहां से हो, पर वह अंततः पहुंचता था तो भारत में ही पहुंचता था। दुनिया भर से लोग हमारे वैभव और संपदा से आकर्षित होकर भारत आते थे, परंतु कालांतर में जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, देश के इस वैभव पर ग्रहण लग गया और कुछ ऐसी चीजें हुई जिसने हमारे इतिहास को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। इनमें से कुछ का जिक्र मैं करना चाहता हूं। जैसे कि पहली चीज
यह थी मिलिट्री वीकनेस और दूसरी थी पॉलिटिकल स्लेवरी। साथियों, भारत का इतिहास इस बात का उदाहरण है कि जब जब भारत में सेनाएं कमजोर हुई हैं, तब तब आक्रांताओं ने भारत को नुकसान पहुंचाया है। सेना किसी भी राष्ट्र के सिर्फ बॉर्डर्स की ही सुरक्षा नहीं करती, बल्कि वह उस देश की कल्चर, इकोनॉमी और एक प्रकार से देश की इंटायर सिविलाइजेशन की भी सुरक्षा करती है। इसलिए एक सरकार के रूप में हमने यह सुनिश्चित किया कि हमारी सेनाएं सशक्त हों, मजबूत हों, उनके पास अत्याधुनिक यानी मॉडर्न वेपन्स हों और उनमें यूथफुलनेस भी बनी रहे। हमने हर वो कदम उठाया है जिससे भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़े और हम वापस भारत को एक सुपर पावर बना पाएं। साथियों, पॉलिटिकल स्लेवरी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के माध्यम से हमारी इकोनॉमी को कमजोर किया। मैं समझता हूं इस बात से आप अच्छी तरह सहमत होंगे। इसके साथ ही उसने हमारी आत्मनिर्भरता और कल्चरल प्राइड को भी बेहद नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जिसके बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं और बहुत ज्यादा इस पर बात करने की मैं समझता हूं आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय अब कर्म ले रहा है। हम उस पॉलिटिकल स्लेवरी से अब बाहर आ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बार लाल किले के प्राचीर से देश को जो 5 प्रण दिए थे, उनमें से एक प्रण यह भी था कि हमें गुलामी की मानसिकता को निकाल फेंकना है और आज देश पूरी तरह गुलामी की मानसिकता को हटाकर एक मजबूत नेतृत्व के साथ वापस अपना स्थान पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। साथियों, भारत के लिए मैं समझता हूं कि यह पुनर्जागरण, रिनॉशां का यह दौर है। यह ग्लोबल सुपर पावर के रूप में भारत की पुनर्स्थापना का समय है। अंधेरा छट चुका है और नए भारत का नया सूर्योदय हो रहा है। इसलिए मैं इमर्जिंग सुपर पावर से ही इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बल्कि मैं भारत को एक रिसर्जेंट सुपर पावर के रूप में देखता हूं। साथियों, आपने दुनिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से यह बात सुनी होगी कि 21वीं सदी 21st सेंचुरी यह भारत की है। 21वीं सदी को भारत की सदी बताने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि तमाम हर्डल्स के बावजूद आज भारत इकोनॉमिक दृष्टि से दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से हमारा यह प्रयास रहा है कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, हमने क्या अचीव किया है अपनी पॉलिसीज के माध्यम से। बात चाहे डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म की हो या फिर जीएसटी की, हमने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक ऑप्टिमम एंड टैक्स पेयर फ्रेंडली रिजीम लाने का पूरा प्रयास किया है। हमारे प्रयास, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि रंग भी ला रहे हैं। बीते फाइनेंशियल ईयर में आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स हो या फिर जीएसटी, इनका जितना कलेक्शन हुआ है उसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की गई थी कि इतना कलेक्शन हुआ होगा। और इस बार जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है उससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। जहां तक मेरी जानकारी है 1.87 लाख करोड़। आप सभी एक अच्छी खासी इकोनॉमिक समझ रखने वाले यहां पर लोग बैठे हुए हैं और आप तो जानते ही हैं कि यदि कोई बिजनेस हाउस किसी भी देश में इन्वेस्ट करता है तो देश की पूरी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज एवं चैलेंजेस का अच्छे से एनालिसिस करता है, उसके बाद ही उस देश में वह इन्वेस्ट करता है। आज भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने पर सरकार ने बल दिया है और इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं। सिर्फ इकोनॉमी, बल्कि जब आप इकोनॉमी के अलावा बाकी के सेक्टर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमने उनमें एक रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन किया है। साथियों, एजुकेशन में आप देखिए कि हमने नई शिक्षा नीति के माध्यम से किस प्रकार लर्निंग एंड स्किलिंग को मल्टी डायमेंशनल वे में एड्रेस किया है। हमने शुरुआत से ही बच्चों को उनकी स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उनमें नैतिक रूप से भी सशक्त बनाने के लिए, मॉरली स्ट्रांग बनाने की
दृष्टि से भी हमने काम करना प्रारंभ किया है। हेल्थ सेक्टर पर जो आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान किस प्रकार हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाते हुए मोर देन 200 करोड़ अधिक वैक्सीन अपनी पूरी जनता को लगाने में कामयाबी हासिल की है। और इस प्रकार की सक्सेस वैक्सीन ड्राइव दुनिया के किसी भी देश में नहीं चली है जैसी हमारे और आपके देश भारत में चली है। और इसके अलावा हमने आयुष्मान भारत के माध्यम से करोड़ों बेनिफिशियरीज को कवर करते हुए पूरे हेल्थ सेक्टर में एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाने का भी कार्य किया है और उसमें हमको कामयाबी हासिल हुई भी है। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि यहां दुनिया भर में कई देशों में, यहां तक कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें भी बैंक्स की परफॉर्मेंस इस समय अच्छी नहीं है। वहीं भारत के बैंक्स आज बेहद मजबूत स्थिति में हैं। मैं इसके पहले एक दो देशों में जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और मैंने देखा कि जब वहां के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जब मुझसे इस बात की चर्चा करते हैं हमारे बैंक्स के परफॉर्मेंस की, तो मेरा सीना स्वाभाविक रूप से मित्रों चौड़ा हो जाता है। 2014 में अनेक बैंक्स एनपीए के तले दबे हुए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के इस बोझ के तले दबे हुए थे। हमने बैंकों की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कई इनिशिएटिव्स उठाए हैं। बैंक्स को मर्ज करके या फिर उनका प्राइवेटाइजेशन करके हमने उनका रिवाइवल किया है और उन प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हमारे बैंकों का ग्रास एनपीए काफी निचले स्तर पर है। घटते एनपीए के कारण बैंक्स आज कर्ज देने की यानी क्रेडिट प्रोवाइड करने की स्थिति में हो गए हैं। हमारा क्रेडिट ऑफटेक बढ़ा भी है। ग्रास एनपीए 27-18 में यहां पर 9.33% था, अब वह 4.5% हो गया है। और साथियों, इसके अलावा हमने इस देश की एक और बड़ी समस्या पर सरकार में आते ही विशेष रूप से फोकस किया है। जब हम सरकार में आए हमने देखा कि देश में बहुत सारे ऐसे कानून हैं बहुत ही पुराने हो चुके हैं। उनका एक बहुत बड़ा जाल था और उसमें फंसकर न तो इस देश में बहुत ज्यादा इनोवेशन हो पाते थे उन कानूनों के कारण, और न ही देश में इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन सकता था। इसको भी हम लोगों ने समझा। इसीलिए हमारी सरकार ने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत को फॉलो करते हुए 2000 से अधिक पुराने कानूनों को समाप्त करने का भी काम किया है। और इस प्रोसेस के माध्यम से हम लाल फीताशाही को कम करते हुए इंस्पेक्टर राज के खात्मे की ओर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश का रक्षा मंत्री होने के नाते अगर मैं भारत के डिफेंस सेक्टर की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करूं तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में हमने इंडिया के डिफेंस सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इंस्पिरेशन से हमने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ साथ डिफेंस सेक्टर में भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने की दिशा में तेजी के साथ काम कर रहे हैं। हम पहली ऐसी सरकार है जिसने हथियारों के आयात यानी इंपोर्ट के लिए खुद पर ही प्रतिबंध लगा दिया। हमने सेनाओं की ओर से 411 आइटम्स की एवं डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की 4666 आइटम्स की पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है और इसमें शामिल लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, हथियार, गोले, बारूद, मिसाइल और अन्य प्रकार के रक्षा से संबंधित साजो सामान हैं जिनका निर्माण अब केवल और केवल हमारे ही देश में होगा। हम किसी भी सूरत में दुनिया के दूसरे देशों से हम इंपोर्ट नहीं करते। हमने साफ कह दिया है, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत में बनाओ, भारतवासियों के हाथ से बनाओ, सारी दुनिया के लिए बनाओ। साथियों, हमने मेक इन इंडिया और डिफेंस कॉरिडोर्स जैसे इनिशिएटिव्स के माध्यम से इंश्योर किया है कि हम भारतीय सेनाओं के यूज के लिए मॉडर्न वेपन्स भारत में ही निर्मित करें और यदि संभव हो तो हम उसे एक्सपोर्ट भी करें। आज आप देख सकते हैं कि अब हम अपने इन प्रयासों में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जिसे इस आंकड़े से समझा जा सकता है
कि आज हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। जब मैं डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जब मैं उनके साथ बैठकर कभी चर्चा करता था और जब मैं यह कहता था तो लोग यकीन नहीं करते थे कि असंभव हो पाएगा। यह करिश्मा भारत में हुआ है। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो आज से 7-8 वर्ष पहले डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट, जहां कुल मिलाकर 9,500 करोड़ हुआ करता था, आज वह बढ़कर मोर देन 16,000 करोड़ हो गया है। साथियों, डिफेंस सेक्टर के मामले में अभी हमें और कई रास्ते तय करने हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर हमारा यह पहला कदम है। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी स्टार्टअप्स के माध्यम से न्यू आइडियाज को इनवाइट किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या 100 से अधिक हो गई है, लेकिन इनमें भी एक अच्छी खासी संख्या उन स्टार्टअप्स की है जो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो आप देखिए कि किस प्रकार हमने भारत की में सड़कों का जाल बिछाया है। हमारे नितिन जी आए होंगे, इस संबंध में आपको बताया होगा उन्होंने। लेकिन मैं बॉर्डर एरियाज की यहां पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। यहां पहले बामुश्किल 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर डे ये हाईवेज बना करती थी। आज 37 किलोमीटर पर डे हमारी हाईवेज बन रही है। ये अपने में करिश्मा नहीं है तो क्या है। बॉर्डर एरियाज में भी स्थित हमारे जिन गांवों को आज तक इग्नोर किया गया था, हमने उन्हें भी सड़कों के माध्यम से देश के बाकी क्षेत्रों से जोड़ा है। और अगर आप एयरपोर्ट्स की संख्या पर गौर करें तो 2014 के कंपैरिजन में आज हमारे पास 2 गुणों से अधिक एयरपोर्ट हैं। पहले यहां केवल 74 हुआ करते थे, आज उनका नंबर बढ़कर 148 हो गया है। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज से यात्रा कर सके, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। रेलवे में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। विश्व स्तरीय ट्रेन सुविधा हमारे देशवासियों को उपलब्ध हो सके, यह हमारा प्रयत्न है। और आपको जानकारी होगी उस फिगर के बारे में कि विश्व स्तरीय ट्रेन जो वंदे भारत है, वंदे मातरम है, हम इसको भी वंदे भारत लगभग उसका नंबर संभवतः 21 तक पहुंच चुका है। रेलवे स्टेशन के निर्माण से लेकर वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाकर इंडियन रेलवेज की तस्वीर हमारी गवर्नमेंट ने बदली है। पीएम गति शक्ति के तहत हम देश के रोड्स और रेलवेज को सी पोर्ट से जोड़ रहे हैं। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं बल्कि कम्युनिकेशन को भी प्रायोरिटी देते हुए हम पूरे देश के हर पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके और जल्द ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जितना इस सेक्टर के बारे में मैं जानता हूं और जितनी तेजी के साथ काम हो रहा है उसे देखते हुए। इसके अलावा बीते दिनों आपने देखा होगा कि हमने देश में 5G लॉन्च किया है और यह डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ हमारा अब तक का सबसे बड़ा कदम है। साथियों, मैं चाहता हूं कि हमारा देश इतना सुंदर हो, हमारे यहां के पार्क्स, मैदान, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स इतने सुंदर और साफ हों कि अगर कोई भारतीय दूसरे देश में जाए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जापान जाए और वहां एडवांस रेलवे स्टेशंस देखे, फ्लाईओवर्स का जाल देखे, पार्क्स, मैदान, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स देखे, तो कहे कि ये सारे चीजें तो दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसी हैं। दुनिया के देशों में जाए तो उनको देखकर यह कहे कि ये कोई खास बात नहीं है, ये तो हमारी दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसी है। साथियों, कुल मिलाकर कहें तो हम देश के लगभग सभी सेक्टर्स पर फोकस करते हुए 2040 तक विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया की इमारत खड़ी करने का काम कर रहे हैं। और आज सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस हकीकत को स्वीकार करती है। और आप लोग भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि आज के कुछ वर्षों पहले
भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत का स्टेचर दुनिया की नजरों में इतना बढ़ा है कि भारत यदि आज इंटरनेशनल फोरम पर कुछ भी बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। साथियों, जब भी हम कोई मंजिल निर्धारित करते हैं, अपने लिए हम कोई उद्देश्य तैयार करते हैं, और यूं तो इसके साथ कई सारी समस्याएं आती हैं, स्वाभाविक भी है, लेकिन उनमें भी दो सबसे बड़ी चुनौती जो सामने आती है, पहली तो ये है कि हो सकता है दुर्भाग्य से हम वह लक्ष्य उस समय सीमा में प्राप्त ही न कर पाएं। लेकिन जो दूसरी बड़ी चुनौती होती है वह यह होती है कि जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें वह लक्ष्य उतना रिलेवेंट नहीं लगता है। हम ये सोचने लगते हैं कि क्या इसी उद्देश्य के लिए हमने इतनी मेहनत की थी, इतना परिश्रम हमने किया था। इसलिए हमारे लिए यह बेहद आवश्यक है कि हम वैसे ही मंजिल अपने लिए निर्धारित करें, वैसा उद्देश्य स्वयं के लिए तय करें जिसकी प्राप्ति के बाद हमें संतुष्टि मिले, हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो। इसलिए आज मैं उन मुद्दों पर भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि हमारे लक्ष्य कैसे होने चाहिए, हमारा उद्देश्य कैसा होना चाहिए। मैं कहीं पढ़ रहा था कि बी केयरफुल विद योर ड्रीम्स, दे माइट कम ट्रू। और इस बात को समझने की जरूरत है, हमें यह तय करने की जरूरत है कि हमें कैसे भारत का सपना देखना है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं आपसे अपने सपनों के भारत पर यहां मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। इसे आप एक प्रकार से मैनिफेस्टो फॉर 2047 भी कह सकते हैं। और मैं आपसे इस मुद्दे पर बात करना चाहूंगा कि मैं 2047 तक भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भविष्य को किस प्रकार से देखना चाहता हूं। साथियों, यदि हम भारत के सामाजिक विकास की बात करें तो मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जहां समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। वैसे तो संविधान आज भी यह व्यवस्था करता है, देश में धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव न हो, लेकिन हमारा विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, इस थ्योरी से भी एक कदम आगे होना चाहिए, यह हमारी कल्पना है। जहां कोई किसी भी जाति में जन्म ले, जहां कोई किसी भी जाति में जन्म ले, उसे स्वयं के विकास के लिए बराबर का अवसर मिले। जहां जात के आधार पर किसी को अवसरों से वंचित न रखा जाए। ऐसी कोई भी मजबूरियां, ऐसी कोई भी बेड़ियां जो ह्यूमन डिग्निटी को कमजोर करती हैं, वह टूटनी चाहिए। जहां ह्यूमन डिग्निटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। और यह हमारी टॉप प्रायोरिटीज में से एक प्रायोरिटी है। साथियों, मेरे मन में एक बात कई दिनों से है और हमारे सामने कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं जिसे पढ़ या सुनकर हमारा हृदय भी द्रवित हो उठता है। स्वाभाविक रूप से आप सब भी संवेदनशील प्राणी हैं, इमोशनल प्राणी हैं, आपको भी तकलीफ होती होगी। उदाहरण के लिए आपने भी देखा होगा कि कभी आज के कुछ ही दिन पहले मैंने देखा था किसी चैनल पर कोई व्यक्ति अपने परिवार किसी सदस्य के निधन होने के बाद, और एक व्यक्ति को मैंने देखा कि अपने नौजवान बच्चे के निधन होने के बाद वो अपनी बच्चे की लाश को साइकिल पर ढोते हुए जा रहा है। और कई बार तो मैंने देखा है वह दृश्य भी, उन्हें साइकिल भी नसीब नहीं होती और शरीर कंधे पर ले जाते हुए मैंने यह भी खबरें पढ़ी हैं। बड़ी ही हृदय विदारक यह घटना होती है, पर हमारे समाज की दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है यह जिसे हमें स्वीकार करना होगा, और यह स्वीकरण ही इससे निजात के रास्ते खोलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए जब मैं 2047 के भारत की कल्पना करता हूं तो उसमें मैं किसी भी स्थिति के 3 स्वरूप देखता हूं। पहला, कि मेरे भारत में कोई भी इतना अक्षम न हो कि अपने किसी परिजन के मरने पर उसे लाश को साइकिल पर या कंधे पर ढोकर ले जाना पड़े। दूसरा यह कि दुर्भाग्य से कोई इतना सक्षम न हो तो सरकारी व्यवस्था इतनी मजबूत
और संवेदनशील हो कि उस व्यक्ति के स्थान पर व्यवस्था ही काम करे। तीसरा, यह कि कई बार दूर दराज के क्षेत्रों में जहां सरकारी तंत्र नहीं पहुंच पाता, तो वहां समाज में इतना भाईचारा हो कि अगर किसी व्यक्ति पर ऐसी आपदा आ जाए तो समाज का जो भी पहला व्यक्ति उसे देखे वह अपने बाकी काम छोड़कर उस व्यक्ति की सहायता करे। भाइयों बहनों, मैं इस प्रकार का संवेदन से परिपूर्ण एक ऐसा समाज भारत में देखना चाहता हूं। और इसके अलावा, और यह बात मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में कह सकता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के पहले भी हमारी चर्चा होती रही है, पार्टी का जब मैं अध्यक्ष था उसमें भी चर्चा होती रही है, आज भी समय समय पर उनके साथ जो बैठकर चर्चाएं होती हैं, ऐसी बातें निकल कर आती हैं, इसीलिए हमने उसको अपने स्पीच में कवर किया है। इसके अलावा जो चीज मैं अपने इस डेवलप या विकसित भारत में देखना चाहता हूं वह है महिलाओं की बराबर की भागीदारी। साथियों, कोई राष्ट्र बिना अपनी आधी आबादी के साथ लिए प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। हमें नारी शक्ति को उतना अधिकार देना होगा, हमें उन्हें वह अवसर देने होंगे जिस अवसर से उन्हें लंबे समय से वंचित रखा गया था। अभी आपने देखा होगा कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के परिणाम में किस तरीके से बेटियों ने अपनी बाजी मारी है। टॉप 25 में से 14 वीमेन कैंडिडेट्स का होना देश के सुनहरे भविष्य के प्रति एक बहुत बड़ा संकेत है। महिलाओं ने तो ताली बजा दी, लेकिन पुरुषों ने सब नहीं बजाई। हम चाहते हैं कि महिलाओं का भी प्रश्न हो तो सभी साथ ताली बजाएं। हम जितने ज्यादा अवसर अपनी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं बेटियों पर केंद्रित करेंगे, वे हमें उससे कई गुना लौटा कर देंगी, मुझे पक्का विश्वास है। और वो देश को और एक नई ऊंचाई पर ले जाने में के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। इस बार लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी देश को यह संदेश दिया है कि अगर हमें विकास के नए आयाम गढ़ने हैं तो हमें अपने देश की महिलाओं को साथ लेकर चलना होगा। हमें अपनी बेटियों को पर्दा से निकालकर प्रतिस्पर्धा में लाना होगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हमें अपनी बेटियों को पर्दे से निकालकर प्रतिस्पर्धा में लाना होगा। और इस आयोजन में मैं महिलाओं की प्रेजेंस भी देख रहा हूं, और मैं आपसे सीधा संवाद करते हुए फिर से कहता हूं कि आप लोगों को गुलामी के प्रतीक पर्दा की नहीं बल्कि बराबरी के प्रतीक प्रतिस्पर्धा की मैं कामना करता हूं। तभी महिलाएं स्वयं का विकास कर पाएंगी और राष्ट्र निर्माण में भी अपनी वह भूमिका निभा पाएंगे। साथियों, तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वह रोजगार से संबंधित है। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जो रोजगार के उचित अवसर उत्पन्न करे। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है, और इस जनसंख्या से हमें लाभ तो होगा, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि हमें इस विशाल जनसंख्या को एक हाई क्वालिटी लाइफ देने के लिए अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी को और इन्हांस करना ही होगा। हमारे पास युवाओं की एक विशाल संख्या होगी और उनके अनगिनत सपने भी होंगे। नौजवानों के अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, हर नौजवान के बहुत ऊंचाई उड़ान भरने की उनकी जिद होगी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करें जो उनकी उड़ान को और ऊंचाई दे पाए। मैं चाहता हूं कि हमारे युवा शिक्षित हों, स्वस्थ हों और उनमें काबिलियत डेवलप की जा सके और उन्हें उनकी काबिलियत के अनुसार रोजगार के अवसर मिल सके। साथियों, हमें एक ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, हमें एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए जिसमें हमारे पास एक इफिशिएंट मार्केट इकोनॉमी हो, जिसमें लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम हो, कोई भी व्यवसाय शुरू करने की भी फ्रीडम हो, कोई भी नौकरी करने की भी फ्रीडम हो, ताकि वे बड़े सपने देख सकें, इनोवेटिव आइडियाज भी वह सोच सकें। इसके अलावा हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना होगा जो किसी बीमारी बस फिजिकल या मेंटल इलनेस के कारण या किसी पारिवारिक कारणों से दुर्भाग्य से अपने स्वप्नों को वह पूरा न कर सकें। उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी हमें अपनी तरफ से उचित प्रयास करने ही होंगे। मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो हमें एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना ही होगा। एक ऐसा वेलफेयर स्टेट जो अपनी जनता के लिए हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन, हाउसिंग, एजुकेशन,
कि हम हेल्थ केयर की व्यवस्था कर सके और इस तरह की सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड कराने के लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स को मिलकर काम करने की जरूरत होगी। साथियों, यदि मैं भारत के राजनीतिक भविष्य की यदि बात करूं तो मेरी इच्छा है कि जैसे जैसे हम भविष्य में आगे बढ़ते जाएं वैसे वैसे हमारा लोकतंत्र सदैव मजबूत होता जाए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स खत्म होती जाए और हमारा देश क्रेडिबल पॉलिटिक्स के मार्ग पर आगे बढ़े। यहां पर यदि मैं क्रेडिबल पॉलिटिक्स की बात करता हूं तो पॉलिटिशियंस के वर्ड्स और डीड्स में भी अंतर नहीं होना चाहिए, उनके कृति और कथन में अंतर नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियंस को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो वह कहें वह करें। राजनीति को जनता की सेवा का एक माध्यम समझा जाना चाहिए और साथियों, हमारे देश में कई सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं। जाहिर सी बात है, राजनीतिक दल लोकतंत्र की ये धुरी होती हैं। साथियों, बिना पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेसी सर्वाइव ही नहीं कर सकती, लेकिन हमारे देश के कई राजनीतिक दलों में यह देखने को मिलता है कि वह किसी विचारधारा, किसी आइडियोलॉजी पर अथवा किसी विचारधारा से इंस्पायर होकर वह राजनीति नहीं करते, बल्कि उनकी राजनीति किसी व्यक्ति व किसी परिवार या किसी जात के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आपने देखा होगा। मैं समझता हूं कि एक विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया में ऐसी राजनीति का कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। राजनीति परिवार, धर्म और जाति के आधार पर न होकर विचारधारा और मूल्यों के आधार पर, यानी आइडियोलॉजी और वैल्यूज के आधार पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। साथियों, आजकल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग लोकल बॉडी के चुनाव में भी अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मैं ऐसे ही भारत का निर्माण चाहता हूं, इसलिए जब हम एक सुपर पावर के रूप में दुनिया के सामने आएंगे तो हमें यह इंश्योर करना होगा, फिर से अपनी बात को दोहराना चाहता हूं, जब हम एक सुपर पावर के रूप में दुनिया के सामने हम आएंगे तो हमें यह इंश्योर करना होगा कि डेमोक्रेसी, धार्मिक स्वतंत्रता, मानव की गरिमा और वैश्विक शांति जैसे जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं वो पूरी दुनिया में कायम हो सकें, केवल भारत में ही न रहें बल्कि पूरी दुनिया में कायम हो सकें। क्योंकि भारत तो एक ऐसा देश है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला है। भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य हमने नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला दुनिया में कोई एक देश है, उस देश का नाम है भारत। आज हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम अपने विचार किसी पर थोपें न। हम यह नहीं चाहते कि हम विचार किसी के ऊपर इंपोज करें, थोपने की कोशिश करें। आप रोमन साम्राज्य के दौर से लेकर आज तक देखें तो आमतौर पर जो डोमिनेंट पावर होती हैं वह राजनीतिक या आर्थिक रूप से सबको अपने ढांचे में ढालने की कोशिश करती हैं, या कम से कम उस दिशा में प्रयास तो करती ही हैं। लेकिन हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति इससे अलग है। हम यह नहीं मानते कि हर सभ्यता के विकास का हम यह मानते हैं कि हर सभ्यता के विकास का एक अपना तरीका होता है। हम दूसरों पर अपने विचार कभी थोपते नहीं हैं। हमें इस भाव को सुपर पावर बनने के बाद भी हमको बनाए रखना होगा। हम सुपर पावर होकर भी एक नई रवायत शुरू करेंगे कि हम किसी को इंफीरियर और सुपीरियर दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे। हम चाहे यूरोप के किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ हों या फिर अफ्रीका के किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री के साथ हों, हम दोनों से ही परस्पर सम्मान और हम बराबरी का भाव रखेंगे। ऐसा होगा हमारा भारत। हमें इस स्वभाव को विकसित राष्ट्र बनने के बाद भी लगातार बनाए रखना है। और साथियों, अब तक हम देखते आए हैं कि आज तक ह्यूमैनिटी का इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है कि कोई अद्भुत क्षमता या विचारों वाला व्यक्ति आता है और मानवता को एक ड्रीम, एक स्वप्न दिखाता है, और जब मानवता उसके सपनों को समझ लेती है और उनके बताए रास्ते पर चलती है तो सभ्यताओं का निर्माण होता है, सिविलाइजेशंस बनती हैं। लेकिन ये दूसरे दौर की बातें थी कि कोई एक व्यक्ति सपने देखता था और पूरी सिविलाइजेशन उस आदमी के सपनों को फॉलो करती थी। तब मानवता ने लोकतांत्रिक मूल्यों को उस तरीके से स्वीकार नहीं किया था जिस तरीके से आज किया है। आज दौर बदल रहा है, आज दौर बदल गया है
वो कहते हैं ना कि वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। आज का समय लोकतंत्र का है। मैं यह नहीं चाहता कि मैं सपने देखूं और आप उस पर काम करें, या आप सपने देखें और कोई तीसरा आकर उस पर काम करे। यह देश जितना मेरा है उतना आपका भी है। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि आइए साथ मिलकर एक नए भारत के लिए हम सामूहिक स्वप्न देखें, और जब उन सपनों पर आम राय हो जाए तो मिलकर उनको पूरा करने की तरफ हम मिलजुल कर आगे बढ़े। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आई हैव ए ड्रीम, बल्कि मैं ये कहूंगा लेट अस हैव ए ड्रीम। आइए साथियों मिलकर स्वप्न देखें एक ऐसे भारत का जहां कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक के लोगों में राष्ट्र निर्माण की एक समान चेतना व्याप्त हो, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी भारतवासी भाईचारे की समतल जमीन पर एक साथ बैठ सकें, जहां एक छोटी सी दूब यानी घास का तिनका भी उसी गर्व के साथ सीना चौड़ा करके खड़ा हो सके जिस गर्व के साथ खड़ा होता है कोई विशाल बरगद, जहां समाज के आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति भी यह महसूस करे कि यह देश उसका भी है, इस राष्ट्र के निर्माण में उसका भी योगदान है। साथियों, आइए स्वप्न देखें एक ऐसे भारत का जहां हमारी जनरेशंस का आकलन उसकी जाति व धर्म से नहीं बल्कि उनके ज्ञान और चरित्र के आधार पर हो, जहां हर भारतीय को सभी मानवाधिकार, सारी ह्यूमन राइट्स उसको सुलभ हों और उसके अंदर भी उनके कर्तव्यों के प्रति निष्ठा हो। साथियों, आइए स्वप्न देखें एक ऐसे भारत का जहां कोई भूखा न रहे, जहां कोई गरीब न रहे, जहां सबको रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ गरिमामयी जीवन जीने का अवसर मिले। ऐसा हम भारत बनाना चाहते हैं जहां शासन तंत्र के सूरज की रोशनी बस पहाड़ों की चोटियों तक ही न पहुंचे बल्कि निचली खाइयों में भी बराबर पहुंचे, यानी व्यवस्था सबके लिए समान हो। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। आइए हम सब स्वप्न देखें एक ऐसे भारत का जो इतना शक्तिशाली हो कि वह स्वयं की रक्षा तो करे ही, साथ ही वह अपने अहंकार पर भी विजय प्राप्त करे। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हम स्वप्न देखें ऐसे भारत का जो इतना शक्तिशाली हो कि वह स्वयं की रक्षा तो करे ही, साथ ही अपने अहंकार पर भी विजय पाते हुए दुनिया में कहीं भी हो रहे किसी अन्याय के खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़ा हो सके। हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। आइए हम स्वप्न देखें एक ऐसे भारत का जहां धर्म में राजनीति नहीं लेकिन राजनीति में धर्म हो। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, आइए स्वप्न देखें हम ऐसे भारत का जहां धर्म में राजनीति नहीं बल्कि राजनीति में धर्म हो और जनता की सेवा को हर राजनेता अपना धर्म समझे, हर भारतवासी को अपने देश पर, अपनी संस्कृति पर गर्व हो। हमें अमृतकाल की समाप्ति तक एक ऐसे ही भारत का निर्माण करना होगा साथियों, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां फल फूल सकें, और मेरा विश्वास है कि हमारा आने वाला भारत कुछ ऐसा ही होगा। इसी विश्वास के साथ हम लोग अपने कदम भी आगे बढ़ा रहे हैं, और इसके साथ ही आगे कुछ न कहते हुए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, और इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हुए एक बार फिर आयोजकों को अपनी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे शिरकत करने की इजाजत दी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।